नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9 की व्याकरण की पुस्तक में से पाठ जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वर्ण विच्छेद। इस पाठ के अंतर्गत हम वर्ण विच्छेद के साथ साथ अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता के बारे में भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पाठ की ओर। वर्ण विच्छेद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्णों से ही हमारी वर्णमाला बनी है। किसी भी भाषा को समझने के लिए, जानने के लिए, लिखने पढ़ने के लिए वर्णों का जानना बहुत ज़रूरी है। वर्ण अर्थात अक्षर, जिसको अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं। जब वर्ण मिलते हैं, वर्णों का एक सार्थक समूह मिलता है, तो वह शब्द बनता है। और जब सभी शब्द मिलकर सार्थक रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो वह वाक्य बनता है। और ये वर्ण, शब्द और वाक्य ही हमारी हिंदी साहित्य की आधारशिला है। तो जैसा कि हम जानते हैं, किसी शब्द अर्थात वर्णों का समूह, उसको अलग-अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्ण विच्छेद में हमें शब्दों को, जो कि वर्णों के समूह हैं, वर्णों के रूप में हैं, उन्हें अलग-अलग करना है। अर्थात स्वर और व्यंजन को अलग-अलग करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी हमारे स्वर हैं, उन्हीं स्वरों के अनुसार कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद करके बताया गया है। जैसे अस्वर में कलम, क जमा आ जमा ल जमा अ जमा म जमा अ। बच्चों, आपको ज्ञात हो कि व्यंजन स्वर की ही सहायता से बोले जाते हैं। यदि व्यंजन के साथ में स्वर ना जुड़े तो वो व्यंजन पूर्ण नहीं होता, वह आधा कहलाता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि व्यंजन के नीचे हलंत लगा है, जिसका अर्थ है कि वह अभी आधा ही है। जब उसके साथ स्वर आ जाता है तब वह व्यंजन पूर्ण होता है। जैसे कथन, क जमा अ जमा थ जमा अ जमा न जमा अ। इसी प्रकार आ स्वर में आप देख सकते हैं नाना, न जमा आ जमा न जमा आ। उसमें हमने देखा कि जो स्वर है वो आ का है, तो जब हम आ का स्वर जोड़ देंगे तो हमें उस व्यंजन के साथ आ सुनाई देगा। इसी प्रकार छोटी ई में भी यही नियम लागू होता है। जैसे किताब का जमा छोटी ई जमा त जमा आ जमा ब जमा अ, जिसको मिलाकर पढ़ेंगे तो किताब। इसी प्रकार बड़ी ई, इसमें आप देख सकते हैं एक शब्द तीर है, कहानी है। उसी प्रकार छोटा ऊ, जिसमें एक शब्द चतुर है, अनुमान है। बड़ा ऊ, जिसमें चूक है, दूर है। ऋषि, जितने भी शब्द हमारे ऋषि स्वर के होते हैं, जो री का उच्चारण करते हैं, उनमें हम ऋषि जो पूरा स्वर है उसे लिखते हैं। जैसे गृह, ग जमा ऋषि जमा ह जमा अ, मिलकर बन गया गृह। उसी प्रकार अमृत, अ जमा म जमा ऋषि जमा त जमा अ। उसी प्रकार आप देख सकते हैं ए का स्वर है, ए का स्वर है, ओ का स्वर है और औ का स्वर है। आप इनको समझने के लिए अपने इस वीडियो को वहीं पर पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और इनको पढ़ लीजिए। जब भी हम संयुक्त व्यंजनों का वर्ण विच्छेद करते हैं, तो हम उस व्यंजन का जो दोनों रूप होता है, अर्थात वो व्यंजन जिस भी दो व्यंजन से बने होते हैं उन्हें हम लिखते हैं, अर्थात उसको तोड़कर लिखते हैं। जैसे क्ष में क जमा षटकोण वाला श जमा आ, तब बनता है श। त्र, त जमा र से बनता है ज्ञ, ज जमा य से बनता है और श्र, श जमा र से बनता है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे क्षमा,
तो हमने इसमें जो पहला व्यंजन है क्ष, उसके टुकड़े किए पहले क जमा श, और उसमें जो स्वर आ रहा है वो अ का आ रहा है तो हमने जमा अ किया, फिर जमा मा, और जमा में आ का स्वर है तो आ, क्षमा। उसी प्रकार शिक्षा है, उसी प्रकार चित्र है जिसमें हम त्र के दोनों टुकड़े करके लिखेंगे, त्रिभुज है, ज्ञ से यज्ञ है, ज्ञ से ज्ञान है, और फिर श्र से श्रोता और श्रुति है। तो इनको भी आप वीडियो रोककर पढ़ लीजिए। द्वितीय व्यंजन जब भी आएंगे तो हमें उसके भी टुकड़े इसी प्रकार करने हैं, जैसे इस्तेमाल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला वर्ण स्वर है तो हमें उसको उसी रूप में लिख देना है, छोटी ई जमा आधा स है तो स के नीचे हलंत, जमा त उस पर ए की मात्रा है तो जमा ए, जमा म उस पर आ की मात्रा है जमा आ, जमा ला उसके साथ अ का स्वर है तो जमा आ। तो इस प्रकार बना इस्तेमाल। उसी प्रकार हम अमावस्या का भी वर्ण विच्छेद करेंगे। जब भी हमें अनुस्वार का वर्ण विच्छेद करना होगा तो उसमें भी हम देखेंगे कि उसमें जो पंचम वर्ण है उसमें हमें कौन सा स्वर सुनाई दे रहा है, न का सुनाई दे रहा है, म का सुनाई दे रहा है, उसी अनुसार हम उसका वर्ण विच्छेद करेंगे। अनुनासिक में भी यही होगा कि हमें जब भी हमें उसका स्वर आएगा चांद बिंदी का आ का तो हम वहां पर उसको उसी प्रकार से ही लिखेंगे, जैसे चांदनी तो च जमा आ जमा द जमा अ जमा न जमा बड़ी ई। तो ये आपके उच्चारण के ऊपर निर्भर करता है। जो र होते हैं, र के भी विभिन्न रूप होते हैं, आपको पता ही है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कि हमें जो र है वो व्यंजन के साथ सुनाई दे रहा है या व्यंजन के बाद। जैसे क्रम, यदि हम क्र का उच्चारण करेंगे तो हमें क और र के बाद अ का स्वर आ रहा है। यदि हम कर्म बोलते हैं तो हमें क और अ के बाद र का स्वर आ रहा है, तो उसी के अनुसार ही उसका वर्ण विच्छेद होगा। गुरु, जरूर इनके आप देख लीजिए वर्ण विच्छेद किस प्रकार किए गए हैं। जो द है उसका भी वर्ण विच्छेद हम देखते हैं कि किस प्रकार से है। द्वारा द जमा व जमा आ जमा र जमा आ। तो आप देख सकते हैं कि जो द्वारा है इसमें जो द अक्षर है ये पूर्ण रूप से नहीं है, पूरा नहीं है, आधा है, तो हमने यहाँ पर उसको उसी प्रकार से प्रयोग किया है। दृष्टि में री का स्वर आ रहा है ऋषि का तो हमने ऋषि लिखा। दरिद्र में आप ध्यान देंगे द्र, द और र के बाद अ का स्वर आ रहा है तो उसी प्रकार हमने उसका वर्ण विच्छेद किया है। ह में देख लीजिए हृदय ऋषि आ रहा है तो हमने उसी प्रकार लिखा है। चिन्ह में हा आधा है तो हमने उसी प्रकार लिखा है। इसे भी आप वीडियो रोककर पढ़ लीजिए। अब आते हैं अनुस्वार। अनुस्वार पर अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है अनु जमा स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाला। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है और इसको हम एक बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं। जो भी हमारी वर्णमाला है उस वर्णमाला में जो हमारा स्पर्श व्यंजन है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इसका जो पंचम अक्षर है वही हमारा अनुस्वार या अनुनासिक में प्रयोग होता है। जैसे अंग, य, अण, न, म। आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि हम पंचम अक्षर को पूरा लगाकर लिखें, जो कि बहुत ही पुराना रूप है लिखने का हिंदी, तो वो इस प्रकार से होगा। गंगा, चंचल, डंडा, गंदा, कंपन। लेकिन हमने भाषा को आसान बनाने के लिए और लिखने में आसानी हो अनुस्वार का प्रयोग किया तो वही बन गया गंगा, चंचल, डंडा, गंदा, कंपन। यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, जैसे पसंद, गंदा, रौंदते, सिंगो, अंतरंग, बैंजनी, आशंका, बिंदु, खिंच, अंशो, बंद, बंधन, पतंग, संबंध, जिंदा, नंगा, अंदाजा, संभ्रांत, संस्था, अत्यंत, क्रांति, संश्लेषण, चिंतन, ढंग, मंडल। इसको भी आप वीडियो रोककर पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं अनुनासिक पर।
जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। और इसका चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। आप पढ़ते आए हैं पिछली कक्षा में भी। और इसमें आप अगर ध्यान देंगे तो जो भी चांद बिंदु, जो भी हमारा अनुनासिक का निशान है, वो केवल आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि स्वर वाले शब्दों में ही लगता है, जैसे कुआं, चांद, अंधेरा आदि। छोटी ई, बड़ी ई, ए, ओ इनमें नहीं लगता है। कुछ उदाहरण है इसके भी: गांव, मुंह, धुंधले, कुआं, चांद, भांति, कांच, बांधकर, पहुंच, ऊंचाई, टांग, पांच। बाकी आप पढ़ लीजिए। अब अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। जो छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, औ के स्वर होते हैं, उनमें हमें उच्चारण में अनुनासिक ही सुनाई देता है, लेकिन हम जब प्रयोग करते हैं लिखने में, तो हम उसमें अनुनासिक नहीं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। फिर से वही बात आ गई, ताकि लिखने में वो थोड़ा आसान हो और सहज लगे। जैसे आप देख सकते हैं, नहीं में हम चांद बिंदी नहीं लगाते, मैं में नहीं लगाते, गोंद में नहीं लगाते, हम अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं। बाकी इसमें कुछ और बातें जिनको आप पढ़ सकते हैं। नुक्ता, किसी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाए जाने वाले बिंदु को नुक्ता कहते हैं। उर्दू, अरबी, फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आए क, ख, ग, ज, फ वर्ण को अलग से बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन भाषाओं से लिए गए शब्दों को हिंदी में उच्चारित सही से नहीं किया जा सकता था। नुक्ता के प्रयोग से उस वर्ण के उच्चारण पर अधिक दबाव आ जाता है। जैसे यदि खुदा शब्द लिखा गया है हिंदी में, तो उसका अर्थ होता है खुदी हुई जमीन, पर अगर हम नुक्ता लगा दें ख में, तो बन जाता है खुदा, अर्थात भगवान। उसी प्रकार क, ख, ग में नुक्ता का प्रयोग हिंदी भाषा में अनिवार्य नहीं है, परंतु ज और फ में नुक्ता लगाना अनिवार्य है, आवश्यक है। कुछ शब्द है नुक्ता वाले, आप देख सकते हैं: कमजोर, तूफान, जरूर, इस्तीफा, जुल्म। ये जो ज का उच्चारण हो रहा है, अगर आप अंग्रेजी के अल्फाबेट्स पर ध्यान देंगे तो उसमें होता है जे और जेड। तो जो जे है वो नुक्ता रहित हो गया, ठीक है, जैसे जाना और जमाना। लेकिन अगर मैं नुक्ता लगा दूं तो वही जो उच्चारण होगा वो जेड होगा। जोर, कमजोर, जुल्म, मजदूर। तो आप उच्चारण पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उच्चारण पर जरूर काम करिए, ताकि आप अगर उच्चारण सही करेंगे तो आपकी मात्राओं की गलतियां भी कम होंगी। तो हम कुछ और शब्द देखते हैं: ताज़ा, फकीर, फर्ज, जेवर, जोर, फ्रेंच, जिंदगी, इज्जत, फरमान, रिलीज, ब्लेजर, जमानत, रफू, साफ, दर्जा, जरा, बाजार, तरफ, जमाना, खरबूजे, जिंदा, बर्फ, तेज, बर्फ, काफी, सब्जियों, मेहमान नवाजी आदि। आप पढ़ लीजिए वीडियो रोककर। तो आपने देखा कि हमने आज व्याकरण भाषा के तीन चार हिस्सों को पढ़ा। एक तो आपका वर्ण विच्छेद हो गया, अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता। इन्हें आप किसी भी आपके किसी बड़े भाई बहन की पुस्तक हो, कोई पुरानी पुस्तक हो, नहीं तो गूगल पर जाकर आप इसको और भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। क्योंकि 9वीं कक्षा के लिए तो जरूरी नहीं कि आप एक ही पुस्तक पर निर्भर रहें, आप कई पुस्तकों से पढ़कर अपना शब्द भंडार बढ़ा सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो आपकी पुस्तकें लगी हैं स्पर्श और संचयन, उनके पाठों में भी भरपूर ये शब्द दिए गए हैं। उर्दू फारसी के आपके शब्द दिए गए हैं, आपके तत्सम तद्भव दिए गए हैं। तो आप उन्हें पढ़िए, उन्हें समझिए और अ, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं ख़त्म करती हूँ। जो भी आपको बताया गया उस पर ध्यान दीजिए, घर पर ही रहिए, हाथों को धोते रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कीजिए। अब मैं आपकी अध्यापिका प्रिया एस प्रसाद
आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।